माननीय सदस्य श्री जगदम्बा पाल जी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि द हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 जो हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, उस पर मुझे आपने बोलने का अवसर दिया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कल इसी सदन के समक्ष सिगरेट और टोबैको पे जब टैक्स लेकर के आई थी कि क्यों कंपनसेशन सेस खत्म हो रहा था, तब कल एक दूसरी भाषा थी और आज जब हेल्थ से नेशनल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी का एक बिल लेकर के आई हैं, तो अभी हमारे साथी प्रतिपक्ष के आज उनकी दूसरी भाषा है। मैं समझता हूं कि यह सदन इस बात का गवाह होगा। शायद देश की आज़ादी के बाद से तमाम विभाग के मंत्रालयों के अलग अलग विभाग के संबंधित हमारे विधेयक आते हैं और हमारे इस तरह का शायद ये पहला बिल होगा और ये इस सरकार की प्राथमिकता होगी, इस सरकार की सोच होगी कि अगर हम किसी डिमेरिट्स गुड पे एक सेस लगाने जा रहे हैं तो उस सेस का एक एक पैसा, एक एक पाई हम कहाँ खर्च करेंगे, हमारी क्या प्राथमिकता होगी, या हमारे देश के सामने उस प्रतिबद्धता को इस बिल में दर्शाने का काम कर रही है। और कदाचित आप भी इस बात की गवाह होगी कि शायद एक बिल में किसी भी देश की क्या प्राथमिक सुरक्षा होती है या क्या प्राथमिकताएं होती हैं। किसी भी देश की जो प्राथमिकता होती है, उस देश के रहने वाले लोगों की, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा की एक प्रतिबद्धता या गारंटी की बात होती है। किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चिंता अगर है तो उसके हेल्थ सिक्योरिटी की चिंता है, चाहे कोविड का जिक्र किया हो और चाहे कोविड के पहले किसी वायरस का हो, कोई पैंडेमिक हो। देश के लिए, सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता उसके स्वास्थ्य की होती है, उस देश के इंसानों की। और दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता कि उस देश में रहने वाले लोगों की सीमाओं की सुरक्षा हो या उस देश की नेशनल सिक्योरिटी हो। मुझे लगता है किसी देश की प्राथमिकता केवल दो सर्वोच्च हो सकती है, तो हेल्थ सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी। और मैं बधाई दूंगा नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कि पहली बार हेल्थ सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी दोनों का समन्वय एक विधेयक में करके लाई है और इस बात की प्रतिबद्धता कर रही है कि हम जो ये सेस लगाने जा रहे हैं डिमेरिट गुड्स पे, उस डिमेरिट गुड्स का एक एक पाई हम किसी और चीज़ नहीं खर्च करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं खर्च करेंगे, डेवलपमेंट पे, वो भी जरूरी है। आज हमारी ग्रोथ रेट है, जब कल इसी सदन में हमारी तरफ से कहा जा रहा था 8.2, तो हमारी सुप्रिया बहन बैठी है, तो आईएमएफ का कमेंट भी, कोड भी पढ़ लें कि आज भी आईएमएफ ने कहा अपार्ट फ्रॉम ऑल द कंस्ट्रेंट इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और सबसे अच्छा है। तो वो भी आईएमएफ का कोड है और उसका जवाब बहुत स्पष्टता के साथ कल माननीय वित्त मंत्री जी ने दिया है। तो इसलिए मैं उस पर बहुत डिटेल नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ, नहीं, वो तो आपकी साथी है, पढ़ के आती है, ऐसा नहीं है, पढ़ती है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन वो अपनी जो इस्तेमाल करने की चीज़ है उसको पढ़ती है कि जो उन्हें कहना, जानती सब है। मैं सुप्रिया जी के विद्वता पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज कम से कम मैं माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात की बधाई देता हूँ कि एक विधेयक में दो विषय, दो सब्जेक्ट, कि अगर हम इस सेस को लगा रहे हैं, इस उपकर को लगा रहे हैं, तो वो केवल उस पैसे से इस देश के लोगों के रहने वाले लोगों के एक एक व्यक्ति की, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी, और दूसरी तरफ उस सेस के पैसे से जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी होगी उसकी गारंटी। तो इस तरह से हम एक विधेयक लेकर के आए हैं कि एक ही कानून से हम व्यक्ति के स्वास्थ्य की भी सुरक्षा देने की, प्रदान करने की हमारी सरकार एक गारंटी दे रही है, तो दूसरी तरफ देश की सुरक्षा की भी गारंटी दे रही है। और जो इस विधेयक से हमारा
राजस्व आएगा वो जहां एक व्यक्तियों की सुरक्षा की बात करेगा, वहीं राष्ट्र की भी सुरक्षा पे हमारा पैसा खर्च होगा। और ये एक तरह से व्यक्ति के लिए हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है आदमी की हेल्थ होती है। तो व्यक्ति की जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और दूसरी देश की सुरक्षा के लिए जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो उसकी पुलिस और आर्मी है। और ये बिल आज चाहे हेल्थ हो चाहे सिक्योरिटी हो, ये नहीं कि आज हम इस बिल को ले आए हैं तो इस सेस के पैसे की हम एक स्पष्टता के साथ सदन को सरकार आश्वस्त कर रही है। लेकिन अगर इसके पहले हम देखें तो शायद देश की आज़ादी के बाद ये भारत में पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है कि जिसने दुनिया में केवल एक देश रहा होगा, जो यूएसए, जिसके बराक ओबामा ने वो अपने देश की जनता के लिए 24 करोड़ जनता के लिए ओबामा केयर की एक हेल्थ गारंटी दिया था, या दुनिया का दूसरा देश है जिसने अपने 140 करोड़ के लिए मोदी आयुष्मान भारत की गारंटी देने का काम किया है। मुझे लगता है कि शायद इस बात को अब कहने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में लोग विश्वास नहीं करते कि 5 लाख रुपया प्रति वर्ष परिवार के किसी सदस्य को दुर्भाग्य से अगर कोई बीमारी हो जाए, कुछ इस तरह की अस्वस्थता हो जाए, किसी तरीके से जीवन मौत के सवाल, जहां जमीन बेचनी पड़ती थी, अपना मंगलसूत्र बेचना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था और उसमें परिवार समाप्त हो जाता। आज उन परिवार को इस बात की जहां लोगों को खाद्यान्न की सुरक्षा की गारंटी कोविड से आज तक चली आ रही, यही प्रतिपक्ष कह रहा था 19 के चुनाव के लिए ये जिस तरीके से 5 किलो अनाज की हुई है। लेकिन आज आपने देखा कि 19 से आज 25 में आज भी देश के हर व्यक्ति की खाद्यान्न की सुरक्षा की गारंटी अगर किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है पूरे देश के लोगों को। आज किसी को यह चिंता नहीं है कि हमारे सामने अगर कोई रोजी रोटी आता जाएगी या कुछ होगा तो किस तरीके से होगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता, आप सुनिए, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज आपकी भी कंस्टिट्यूएंसी में किस तरीके से आज लोगों को 5 लाख का फायदा मिल रहा है, दुर्या जी आप जानते हैं। और ये बात ये नहीं कि केवल आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी ने लोगों को हेल्थ की एक कवरअप गारंटी दे दिया, क्योंकि गांव में लोगों के पास न हेल्थ इंश्योरेंस होता है, न गांव में लोगों के पास पैसा होता है, क्योंकि सुबह से शाम तक दिहाड़ी करते हैं। लेकिन उनके स्वास्थ्य की गारंटी मोदी की सरकार ले रही है। और इस दिशा में केवल ये नहीं कि हमने मेडिकल केयर का काम किया, कि हमने केवल मेडिकल केयर का काम कर दिया। आज मेडिकल केयर की बात जहां इस स्कीम से किया है, वहीं मेडिकल एजुकेशन पे भी ध्यान दिया है। और जैसा कल कहा ही था कि 2014 में इस देश में केवल 378 मेडिकल कॉलेज था, आज 2025 में 706 मेडिकल कॉलेजेज हुआ है। शायद ये दुनिया में इससे ज़्यादा उपलब्धि हो नहीं सकती। और इसलिए कहना चाहता हूँ कि पहले एम्स की बात हर जगह हो रही थी कि एम्स हमारे राज्य में नहीं साहब, केवल दिल्ली में एम्स है या केवल एम्स लखनऊ में है। और आप देखिए कि 2014 में मात्र 7 एम्स थे और आज 2025 में करीब हर राज्य में एम्स देने की प्लान किया है कि स्पेशलाइज सुपर स्पेशलिटी जो पहले दिल्ली और चंडीगढ़ आते थे, आज उसको सबका। और एक संकल्प हमारी सरकार ने लिया कि आज प्रत्येक जिले में हम मेडिकल कॉलेज देंगे, जिससे कि मेडिकल कॉलेज के कारण वहीं पे लड़कों को डॉक्टर के भी पढ़ने का मौका मिले और उसी की पढ़ाई के साथ डॉक्टरों की सेवाएं भी गांव में मिले। नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आखिर आप सब लोग वरिष्ठ सांसद बैठे हैं। मैंने देखा है कि जब अगर कहीं आतंकवाद की घटनाएं होती थी तो गृह मंत्री कांग्रेस यूपीए की सरकार में निशिकांत जी भी होंगे कि केवल गृह मंत्री कहते थे हमने डोजियर दे दिया पाकिस्तान सरकार को कि पाकिस्तान सरकार अपने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे। डोजियर से ज्यादा कर्तव्य की इतनी नहीं होती थी, कपड़ा भी बदलते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बार कपड़ा बदलते थे। और आज पहली बार है आजादी के बाद देश में 1-2 नहीं, देश के तमाम राज्य आप जिस तरह से नक्सल से प्रभावित थे, उनका चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आंध्रा हो, तेलंगाना हो, साउथ नॉर्थ, कितनी बड़ी समस्या थी। आज जब हम सरकार में आए हैं मोदी जी के नेतृत्व में 2018 में भी
देश के 126 जिलों में जिस तरह से नक्सल प्रभावित था, नक्सल से जूझ रहा था, आज 2024 में वो 126 जिले घट करके 38 हुए हैं। और लगातार रोज गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का बयान आता है कि 2026 के मार्च तक इस देश को, भारत को नक्सल से मुक्त कर देने का काम करेंगे। अब इसके बाद भी आप संभावनाओं का बिल कहते हैं, या तो ज्ञान या तो समझ करके भी नहीं तैयार है। ये संभावनाओं का बिल है कि जिस सरकार का ये रिपोर्ट कार्ड हो, जिस सरकार की उपलब्धियां हो, कि हम देश में जिस तरह से एक देश की सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए नक्सलवाद था, जिससे पूरा देश जूझ रहा था, और हमने काफी लोगों को गंवाया। आपकी तरफ के भी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, लोगों की जानें गई हैं उस नक्सलवाद से। और आज ये देश विश्व के सामने कह सकता है कि हम, और ये कमिटमेंट है, और उस कमिटमेंट को पूरा किया। तो अगर आज इसके सेस से, उपकर से ये पैसा आएगा, तो निश्चित तौर से ये संभव इसलिए हो रहा है कि हमने केवल पुलिस से उन नक्सल्स को नहीं किया। नक्सल एरिया में न टेलीकॉम, न पोस्ट ऑफिस, न तार बिछने पाता था, न सड़क बनने पाती थी, नक्सल उसको तोड़ देते थे। आज उन सड़कों में हम आज उस नक्सल प्रभावित को, जहां एक तरफ पुलिस से कम्बैट कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज कम्बैट कर रही हैं, उस क्षेत्र का हम विकास भी कर रहे हैं कि नौजवान नक्सल की तरफ न जाए। नौजवान उस तरीके से, क्योंकि जब वहाँ पे बुनियादी विकास हो रहा है, पोस्ट ऑफिस हो रहा है, मेडिकल केयर सेंटर हो रहा है, टेलीकॉम का हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। और इतना नहीं, नक्सल प्रभावित जिलों के विकास के लिए 30-30 करोड़ रुपया दिया गया है। शायद ये पहली बार सरकार ने दिया। किसी जिले में संभावनाएं हो सकती हैं, तो उनकी संभावनाओं के जिलों को भी 10 करोड़ दिया गया है। और इससे आज उन जिलों में आज निश्चित तौर से बैंक बन रहा है, पोस्ट ऑफिस बन रहा है, रोड्स बन रही, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि 2017 में आखिर जीएसटी कंपनसेशन सेस पान मसाला पे, गुटखा पे लगाया गया था। आज बार बार ये कहा जा रहा है कि साहब मशीन पे। अरे साहब, किस राज्य में नहीं पता है कि जो आज ये पान मसाला बनता था, अभी तक जो लगता था टैक्स या इन पे, वो केवल फाइनल प्रोडक्शन वैल्यू पे लगता था। कि आपने कहा कि हम 5000 पाउच बना रहे हैं, तो उस 5000 पाउच पे आपको टैक्स देना है। और जबकि आप बना रहे हैं 1 लाख पाउच, और आप 10 गाड़ियां जा रही हैं बाहर ट्रक से, और एक ट्रक पे आप केवल टैक्स दे रहे हैं। हमारे राज्य में इस समय जीएसटी के तमाम ऑफिसर्स इसमें सस्पेंड किए गए। ये तो मैं पहली बार कहूंगा कि आज देश में जो बड़े पैमाने पे आज गुटखा में, पान पराग में जो बहुत बड़े में टैक्स एविजन हो रहा है, और जिसका लाभ देश के स्वास्थ्य की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मिलेगा, ये विधेयक इसलिए स्वागत योग्य कदम है कि ये पहली बार इस तरीके का एक चीज उठाया गया। क्योंकि अब आखिर आप क्यों नहीं, आप मुझे लगता है कि भाई, अगर आपने मशीन 1 लाख पाउच की बनाने की बात कही, तो आप कहें हम 1 लाख की पाउच की मशीन हमने लगाई है, लेकिन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 5000 पाउच। ये फेयर है साहब? इससे साफ है कि अगर 1 लाख पाउच रोज बनाने की है, क्योंकि 1 मिनट में 5000 पाउच बन जाता, उसमें मसाला डाला, पैकिंग होते रहती है। कानपुर इसका बहुत बड़ा सेंटर है, यूपी में बहुत बड़ा सेंटर कानपुर है, लखनऊ है, अब इसका दिल्ली में और जगहों पे हो रहा है। तो आखिर अगर आज इतना बड़ा सुधार है, तो इतना बड़ा सुधार है, अब यहाँ इस सदन में वरुण जी आप बोल रहे हैं, लेकिन इस बात को आप बोल रहे हैं, लेकिन देश के सभी राज्यों के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिसमें कांग्रेस के भी होंगे, टीएमसी के भी होंगे, डीएमके के भी होंगे, वो सब इसको रियलाइज कर रहे थे। इसीलिए इस विधेयक पे जो सेस लगाने का है, वो जीएसटी काउंसिल से परस्पर सर्वसम्मति के सहमति से है। यह निश्चित तौर से यह भी अपने आप में, मुझे तो नहीं लगता है कि जब एक तरफ आपके फाइनेंस मिनिस्टर अगर आपके राज्यों को बैठ करके और उस मतलब जीएसटी काउंसिल में इस बात पे एग्रीड हैं, सहमति हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आलोचना करने का तो कोई औचित्य है नहीं। क्योंकि आज जब निश्चित तौर से इस फाइनल प्रोडक्शन वैल्यू की जगह पे जो अभी तक सेस को कैलकुलेट होता था, वो ये था कि साहब टैक्स होगा 35% होगा। लेकिन अब जब मार्च 26 में वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो आज ये हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी लागू होगा, अब ये केवल फाइनल प्रोडक्शन वैल्यू पे नहीं लागू होगा,
बजाय इसके जो पान मसाला को उत्पादित करने वाली मशीन है, उस मशीन की कैपेसिटी पे है। तो अगर केवल विरोध के लिए विरोध करना है, देश की सुरक्षा के साथ अगर इसका एक एक पैसा देश की सुरक्षा, देश के नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए, देश के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, आज तो बिना इस सेस के भी कोई देश कल्पना कर सकता है कि अपने हर व्यक्ति को 5 लाख की स्वास्थ्य की गारंटी दे सकता है। और इस बार सरकार बनने के बाद अभी तक तो सोशियो इकोनॉमिक लिस्ट में जिसका नाम था उस परिवार को होता था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कह दिया जो 70 वर्ष का व्यक्ति हो गया, चाहे किसी भी जात बिरादरी किसी इनकम का होगा, उसको आयुष्मान कार्ड से कवरअप किया जाएगा। ये अपने आप में कितनी बड़ी सुरक्षा प्रदान करने की बात होती है। तो आप ये तो अगर आप इसका विरोध कर रहे हैं तो एक तरह से आप टैक्स एवेजन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, आप ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और अपने देश के रेवेन्यू को, लॉस ऑफ रेवेन्यू को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो क्या अगर आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में हैं, आप एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष के रूप में हैं या आप एक सांसद के रूप में हैं, तो क्या इस देश में जो राजस्व सरकार का होना चाहिए और सरकारें फेडरल स्ट्रक्चर में अलग नहीं होती? आखिर कल भी जो विधेयक पास हुआ है उसका फायदा केवल केंद्र को नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री जी ने साफ कहा है कि उसका पैसा में जिस तरीके से केंद्र को आएगा उसके राज्य को भी मिलेगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से इस जो अब अभी तक पान मसाला पे इस पे कोई करता था टैक्स चोरी, शायद नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा इसके एम एंड ऑब्जेक्ट में आखिर जियो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की बात होती है। आज पूरी दुनिया जूझ रही है रसिया यूक्रेन की लड़ाई में। आप देख रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन में, गाजा पट्टी में। आखिर जहां लोग कहते थे कि भारत थर्ड वर्ल्ड का बनेगा बैटलफील्ड, आज आप दुनिया भारत के विकास की तेजी को देख रहा है, भारत के जीडीपी को देख रहा है, भारत के ग्रोथ रेट को देख रहा है, न कि अब भारत की युद्ध को कोई देख रहा है। आज देख रहे हैं लोग रसिया यूक्रेन की तरफ, आज इजराइल फिलिस्तीन की गाजा पट्टी की तरफ देख रहे हैं। तो आज जब ये देख रहे हैं तो भारत ही एक ऐसा देश है कि जिसने इस जियोपॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी में भी अपने भारत के हितों के साथ कोई समझौता करने का काम आदरणीय सभापति जी नहीं किया। हमारे अमेरिका से बहुत अच्छे रिश्ते, लेकिन हमें रसिया से सस्ते दामों पे तेल मिल रहा था। भारत पहला देश है कि उसने अमेरिका के रिश्तों के बावजूद भी रूस से सस्ता तेल लेने का काम किया। और इसके कारण आप देख रहे हैं, इसके कारण जिस तरीके की स्थिति आप बनी है कि आज आप यकीन करिए कि अमेरिका ने क्यों टैरिफ लगाया होगा, इसलिए कि हमने रूस से तेल लेना सस्ता शुरू किया। और जिस तरह से हमारा हुआ कि 25% लगा, उसके बाद 50% लगा, तो मुझे लगता है कि इसके बावजूद भी लोगों को लगता था कि हमारा यूएसए में जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है उस एक्सपोर्ट में गिरावट आई। उसके बावजूद भी आज अगर ओवरऑल देखें जीडीपी रेट, तो ये हमारे लिए निश्चित तौर से इस सदन में मैं जब खड़ा हूं तो आज न केवल इस बात को मैं विश्वास के साथ कहता हूं, पूरे देश के लिए आश्वस्त होने के लिए और संतोष का विषय है, गर्व का विषय है कि आज दुनिया के इस पूरे जियोपॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी में भी जहां ये आईएमएफ की रिव्यू है, सुप्रिया जी मैं कहना चाहता हूं कि आज आईएमएफ ने कल क्या कहा था, आपने कुछ कहा, मैं भी कह रहा हूं कि इंडियाज इकोनॉमी हैज कंटिन्यूड टू परफॉर्म वेल, इट इज एन आईएमएफ रिपोर्ट, आई थिंक सो, इसको भी आप देख लीजिए। और दूसरी बात कि आज अगर जीडीपी का ग्रोथ देख लें, हम Q2 का अगर फाइनेंशियल ईयर का 25-26 का, मैं बहुत कई मेरे पास सब आंकड़े हैं लेकिन मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, मैं एक क्वार्टर की बात कर रहा हूं, Q2 फाइनेंशियल ईयर 25-26 का इंडिया का क्या ग्रोथ रेट है, इस पे तो कोई आप असहमति व्यक्त नहीं कर सकते। भारत का ग्रोथ रेट 8.2% है। आज भारत का ग्रोथ रेट 8.2% है। यूएसए जिसकी इकोनॉमी, जिसके डॉलर की कहते हैं करेंसी पूरी दुनिया में सबसे ताकत, उसकी 3.8% है, रसिया 1.1% है, चाइना 5.2% है। तो आज इस सदन में कह सकते हैं कि हमारी सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से जीडीपी करने वाला, और इंडिया जो बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, हम एट द रेट ऑफ 8.2%। 25-26 में
Q1 में हम 7.8% थे, वो 7.8% से 8.2 हुए। IMF का भी जो प्रोजेक्शन है वो भी चाइना के 5.2% से ऊपर है। IMF का प्रोजेक्शन 6.6% है और ये कंस्टेंट एक लगातार हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये देश के लिए अगर ये 26 मार्च से जब खत्म हो रहा है इसका टैक्स, तो निश्चित तौर से ये जीएसटी का ढांचा जो एक नया उपकर लेकर के आई है, ये जो पूरी दुनिया में एक आर्थिक झटका पड़ रहा है, उस झटकों से भारत की अर्थव्यवस्था को सुरक्षा देगा। तो मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से ये काम निश्चित तौर से शुरू किया है, मैं कहना चाहता हूं कि आप देखें कि आज मार्च 26 के बाद जो इस पर जीएसटी लगता था वो कंपनसेशन से समाप्त होने वाला है और जबकि वर्तमान में स्वाभाविक है कि पान मसाला 28% जीएसटी प्लस 135% कंपनसेशन से लागू होना है। अब इसके हटने से कितना बड़ा एक रेवेन्यू लॉस होगा। और ये भी नहीं, मंत्री जी ने अभी स्पष्ट तौर से कहा कि किसी एसेंशियल कमोडिटीज पे हम नहीं लगा रहे हैं। एसेंशियल कमोडिटीज पे पूरी दुनिया ने देखा, कल डिस्कस भी हुआ, मैं उसको बहुत दोहराना नहीं चाहता हूँ, 4 स्लैब से 2 स्लैब हुआ। और जिस तरीके से मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा कि जिस तरह से जीएसटी में कम हुआ और उससे मोटरसाइकिल हो, ऑटोमोबाइल हो, गाड़ी हो और आपका मोबाइल हो, टैबलेट हो, कपड़े हो, आप यकीन करिए हमारे यहाँ पे लोगों को मोटरसाइकिल 300 बिक गई एक दिन में, 800 बिक गई होंडा की और उससे इनफील्ड की, तो गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी। तो स्वाभाविक है कि जहाँ दुनिया में क्रय शक्ति घट रही है, आज उस टैरिफ के बाद भी यूएसए की दुनिया में सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत के सामानों की बिक्री। अरे अब घंटी बजा दी, हम फर्स्ट स्पीकर हैं मैम, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो एकदम शुरुआती है अभी। और मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, उसको ध्यान से विपक्ष भी सुन रहा है, ध्यान से जगदम्बिका पाल जो कह रहे हैं उसको सुन रहा है, कोई इसको अपोज नहीं कर रहे हैं, वरुण जी भी उसको कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जहां हेल्थ की सुरक्षा के लिए, वहीं एक सबसे बड़ी बात है कि हम सरकार में हो या प्रतिपक्ष में हो, आप लोग जिम्मेदार प्रतिपक्ष हैं, ऐसा नहीं है। सौगत राय दादा बैठे हैं, प्रोफेसर हैं। आखिर जहां हम व्यक्ति की सुरक्षा, देश की सुरक्षा करेंगे, वहीं राजकोषीय स्थिरता भी तो होनी चाहिए। अगर हमारी इकोनॉमी में भी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, और जैसा मैंने कहा जियो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पूरी दुनिया के सामने है, तो आज तो आप बधाई दीजिए नरेंद्र मोदी जी को कि इतनी दुनिया के क्राइसिस के बाद भी भारत में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है, राजकोषीय स्थिरता भी है। तो ये जिस तरीके से, इसलिए ये आवश्यक है कि इसको कैपेसिटी बेस किया जाए। और मुझे लगता है कि इससे फ़ायदे क्या होंगे। अभी तक जैसे कह रहे हैं, विशेषता क्या थी कि बिखरी हुई छोटी छोटी इकाइयाँ, जिसकी कितना स्टाफ रहता है, तो एक एक छोटी छोटी इकाई जैसे कहा बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी, जिसकी जितनी मशीन होगी, चाहे छोटी होगी, एमएसएमई में होगी, स्मॉल में होगी, माइक्रो में होगी, मीडियम में होगी, तो वो अपनी मशीन देगा कि हमने इतनी पाउच की मशीन लगा रखी है, इतना प्रोडक्शन होता है, तो उस पर उतने पे उसको सेस देना रहेगा। तो पहले तो निगरानी भी कठिन थी, और जब निगरानी कठिन होगी तो टैक्स एवेजन भी होगा, चोरी भी होगा, और इससे उत्पादन भी छिपाना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब मशीन है तो उसको निश्चित तौर से उसकी कैपेसिटी है। आपका जो कम कच्चा माल है, उच्च मूल्यवर्धन है, उससे आपको लाभ भी होगा और जो चोरी की प्रवृत्ति है वो भी रुकेगी। और यह भी नहीं कि जो पहले एक तरह से इल्लीगल गाड़ियां निकल जाती थी पाउच बना करके, और उसको कहीं उस पर टैक्स नहीं मिलता था और निकल जाती थी, वो फिर आसान हो जाएगा कि भाई किसी भी प्रोडक्शन का ये फ़ायदा होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप भी सहमत होंगी सभापति महोदया कि वैल्यू बेस के बजाय, फाइनल प्रोडक्शन वैल्यू के बजाय अगर कैपेसिटी बेस सेस लगेगा, जो मशीन की क्षमता या उसकी जो पारदर्शिता है, उससे निश्चित तौर से न केवल कोई सेस होगा, बल्कि इससे लाभ प्रदेश देश की जनता को होगा। और इस विधेयक की मूल भावना तो आप देखिए कि मूल भावना क्या है सुप्रिया जी, मूल भावना है हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी, जिस पे रोज आप चिंतित रहती हो, रोज आप बात बोलती हो, सरकार उस पर लेती। तो आप उन बातों को जो समय समय पर आप उठाती हैं,
उसके लिए अगर कोई ईयर मार्क्ड सिस्टम, सबसे महत्वपूर्ण है कि राजस्व सेल बना करके मैं ख़त्म कर रहा हूँ, तो न कोई डाइवर्ट होगा, न कोई लैप्स होगा, तो इसलिए सिस्टम भी अधिक पारदर्शी होगा, अपना रेवेन्यू भी स्टेबल रहेगा और पान मसाला उद्योग में टैक्स एविजन की भी कमी आएगी। बहुत सी बातें कहनी थी, लेकिन आपने 2 बार घंटी बजा दिया। मैं समझता हूँ देश के हित में है, इसको सर्वसम्मत से पारित किया जाना चाहिए। मैं ये अपील करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।